बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इसके अंदर हम स्टडी करते हैं चार्जेस को एट रेस्ट। जैसे कि आपको पता है, जो हम अप्लायंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं करंट, इसमें असल में जो चार्जेस होते हैं वो मोशन में होते हैं। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो ब्रांच है फिजिक्स की, जिसके अंदर हम चार्जेस को तब स्टडी करते हैं जब वो एट रेस्ट होते हैं। जब वो एट रेस्ट होते हैं तो ओब्वियसली उनका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उनकी आपस में इंटरेक्शंस होती हैं। वो सारी चीजें जो है वो आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ऑब्जर्व करने के लिए बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है। अगर आप अपने बालों में कंघी को कॉम्ब करते हैं और उस कंघी को अगर आप कागज के टुकड़ों पर लेके जाएं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कागज के टुकड़े जो वो कंघी के साथ चिपक जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप उस कॉम्ब को अपने बालों में रगड़ते हैं, तो रगड़ की वजह से उनके ऊपर चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। सेम फिनोमेना कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड बाय रबिंग द लेदर, या जो एनिमल फर होता है उसको अगर आप किसी मेटल रॉड पर या ग्लास रॉड पर रब करते हैं, तो आप इस फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनके ऊपर भी चार्जेस इंड्यूस हो जाता है। जैसा रबर जो है, बलून्स को अगर आप अपने किसी सिल्क के कपड़े के साथ या बालों के साथ रगड़े तो उनके ऊपर भी चार्जेस इंड्यूस हो जाता है। ये जो सारे चार्जेस इंड्यूस होते हैं, इनको हम जो स्टैटिक चार्जेस कहते हैं, जो उसके ऊपर आ जाते हैं। जिस तरह पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मास है किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, इसी तरह जो चार्ज है वो भी किसी मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। और इसका जो यूनिट होता है हम उसको कूलम कहते हैं, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। कूलम जो है वो इसका यूनिट कहलाता है। अच्छा, अब हम अगर एक एक्सपेरिमेंट दोहराएं, हम इसमें ये करते हैं कि आप एक जो दो ग्लास रॉड्स लें, एक को आप एक थिन थ्रेड के साथ जब वो हैंग कर दें किसी सपोर्ट के साथ, और दूसरे ग्लास रॉड को आप लें और इन दोनों रॉड्स को आप किसी सिल्क के साथ या एनिमल फर या बालों के साथ रगड़कर एक दूसरे के करीब लाएं, तो आप देखेंगे कि ये अगर रॉड अगर सस्पेंड अगर आप एक साइड लेके आते हैं, तो आप देखेंगे एक साइड आने पर ये रॉड मूव कर जाएगा, जबकि दूसरी साइड आने पर ये रॉड जो टूवर्ड्स द सेकंड रॉड जो है उसकी तरफ मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ, हम इस एक्सपेरिमेंट से दो रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। द फर्स्ट रिजल्ट इज के चार्जेस की दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं। सेकंड इज कि सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट। के चार्जेस की दो टाइप्स हैं, उनमें से अगर दो सेम एक जैसे चार्जेस एक दूसरे के सामने है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि ऑपोजिट चार्जेस अगर एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद प्रीवियसली आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आए हमने पढ़ा था कि एक सेंट्रल जो पोर्शन जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जिनको प्रोटॉन्स कहते हैं, जबकि उसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने ऑर्बिट्स में गर्दिश करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो प्रोटॉन होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज होते हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। तो अब यहाँ पर ये इंडिकेशन मिल चुकी है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज करीब लाए जाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, अगर दो नेगेटिव चार्जेस करीब लाए जाएंगे वो रिपेल करेंगे। बट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस करीब लाए जाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है जी? कि चार्जेस जो है वो क्रिएट नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, जब आपको पहले बात की है कि वो एनिमल फर के साथ आप जो रब करते हैं उसको, तो चार्जेस जो है वो क्रिएट इसमें होते नहीं है, बल्कि चार्जेस शिफ्ट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अब किस तरह से ट्रांसफर होते हैं आप यू कंसीडर कर लें कि किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी एलिमेंट के ऊपर, तो उसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज मींस कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेस हैं, क्योंकि नॉर्मली जो ज्यादातर मैटर हमारे अराउंड मौजूद है, जैसे हम बात कर चुके हैं कि सारा मैटर जो एटम से मिलकर बना हुआ है और एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं। इट मींस कि जितना भी मैटर है सब के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। बट अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर सारों के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तो हमें फील क्यों नहीं होता? तो आंसर इज के आमतौर पर नेचुरली ज्यादातर एटम जो है वो स्टेबल है। स्टेबल मींस कि उनके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने नेगेटिव, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है, और चार्जेस जो एटम है वो अपनी न्यूट्रल स्टेट पर है।
यानी कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बराबर होने की वजह से ओवरऑल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ज्यादातर एटम वो न्यूट्रल साइड पर। अगर आप इस न्यूट्रलिटी को जो डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करते हैं, उनमें से या इलेक्ट्रॉन को मिट करवा लें या प्रोटॉन को मिट करवा लें, तो जो रिमेनिंग रिजल्टेंट चार्ज रह जाता है उसकी वजह से उस एक एटम के ऊपर चार्ज जो वो इंडिकेट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। यानी कि एटम को उसकी न्यूट्रल पोजीशन से, उसकी न्यूट्रलिटी से उसको डिस्टर्ब करें, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो तादाद उसको कम या ज्यादा कर दें, जिसकी वजह से उनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। तो जब आप एनिमल फर को या बालों के साथ कंघी को रब करते हैं तो असल में आप इनकी न्यूट्रल पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं, तो आप इन दोनों के दरमियान जो चार्जेस हैं वो शिफ्ट करवा देते हैं, जिसकी वजह से एक के ऊपर एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, एक के ऊपर एक्सेसिव प्रोटॉन्स आ जाते हैं। अब जहां पर एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स हो तो हम कहते हैं वहां पर नेगेटिव चार्ज है, और जहां पर एक्सेसिव प्रोटॉन्स हो तो हम कहते हैं कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। दैट इज व्हाई पॉजिटिव चार्ज मींस कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स लेस हैं नॉर्मल कंडीशन से, एंड नेगेटिव चार्ज मींस कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नॉर्मल से ज्यादा है। तो इस स्टेट को हम इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं, और ये किसी भी मैटर के अंदर आप उसकी जो न्यूट्रलिटी है उसको डिस्टर्ब करके उसके अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसकी वजह से एक और फिनोमेना है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं, यानी कि आप किसी कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर जो है किसी मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब आप उसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास दो मेटल सफियर्स हैं, दो मेटल सफियर्स हैं, आप उनके करीब जो है वो एक जो चार्ज रबर स्ट्रिप है उसको करीब लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल रबर स्ट्रिप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दो मेटल स्फीयर एक दूसरे के एक्स और वाई आपस में अटैच है, तो अब होगा क्या कि ये जो नेगेटिव स्ट्रिप है, ऑब्वियसली नेगेटिव स्ट्रिप जो है पॉजिटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगी, तो पॉजिटिव पार्टिकल्स टुवर्ड द स्ट्रिप मूव करेंगे। दैट मींस कि इस एक्स वाले ग्लोब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वाई वाले ग्लोब पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज लेस हो जाएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो रबर स्ट्रिप को इसी पोजीशन में रखते हुए अगर आप इन दोनों स्फीयर्स को अलग कर दें तो आपके पास एक स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं कि आप इसमें जो चार्ज है वो इंड्यूस करवा रहे हैं किसी मटेरियल के ऊपर। अच्छा, इसकी अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे पास, और हम एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर डेवलप करते हैं जिसको इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आप चार्ज की नोयत जो है वो किसी भी मटेरियल के ऊपर जो है उसको फाइंड कर सकते हैं कि इस मटेरियल के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जो भी कंडीशन है। आप इसमें करते हैं कि आप इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से, इसके ऊपर एक मेटल का बॉब होता है और एक नीचे का इंसुलेटिंग चैम्बर होता है जिसके अंदर दो मेटल स्ट्रिप जो है वो हैंग होती हैं। और इसका प्रिंसिपल क्या है कि अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी सेम चार्जेस आते हैं तो ये स्ट्रिप अवे मूव कर जाती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं और इस तरह फैल जाती हैं, और अगर चार्ज ना हो तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाती हैं और फैली नहीं होती। हम करते क्या इसके ऊपर, अगर आप कोई चार्ज रबर रॉड इसके करीब लेके आते हैं उसकी वजह से इस बॉल के ऊपर जो है वो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और ड्यू टू द नेचर ऑफ दैट चार्ज जो उसकी नीचे जो मेटल फॉइल स्ट्रिप्स हैं वो मूव करेंगे, जिससे हम पता लगवा सकते हैं कि उसके ऊपर चार्ज कौन सा है। अच्छा, ये आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम जो लॉ है वो आ जाता है जिसको हम कूलम्स लॉ कहते हैं। अब कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप दो पार्टिकल्स को दो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनके दरमियान ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन मौजूद होगी, उस फोर्स को जो है कूलम्स लॉ एक्सप्लेन करता है। वो कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, कि दो अगर पॉइंट चार्जेस हैं उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, वो फोर्स क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, कि वो उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी, एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो उसके स्क्वायर के इनवर्स के बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्ज करें हमारे पास दो चार्जेस है, दैट इज Q1 एंड Q2, तो Q1 के ऊपर जो फोर्स है वो Q2 लगा रहा है। अब दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो आपस में रिपल्सिव फोर्स होगी, तो Q1 रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F12 ऑन Q2 एंड Q2 जो है वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ऑन Q1 F21। ठीक है जी, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज R। और अगर ये ऑपोजिट चार्जेस हैं तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, जो Q2 पर फोर्स लग रही है ड्यू टू Q1 दैट इज F12, और जो Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है ड्यू टू Q2 दैट इज F21। अब इस फोर्स को कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, कूलम ये कहता है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, कि Q1 और Q2 अगर दो चार्जेस हैं उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, Q1 एंड Q2, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी उस फोर्स के, और इनवर्स प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको कंबाइन करें तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बनेगी, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगी, और यहाँ पे ये जो k है इसको कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, और कूलम्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो होती है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन और वैक्यूम में या अगर एयर हो इन दोनों चार्जेस के दरमियान तो उसकी वैल्यू ये होती है। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं जी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये वैल्यू है कि उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डाई इलेक्ट्रिक बैरियर है जो उनके दरमियान मीडियम है जो उनको सेपरेट कर रहा है वो क्या है। ये एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए कुछ और होगा, अगर हम दोनों चार्ज के ऊपर ग्लास रख देते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, अगर हम उनके दरमियान प्लास्टिक रख देते हैं उनकी वैल्यू कुछ और होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो k कूलम्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एप्सिलॉन नॉट पर, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है मटेरियल जो उन दोनों चार्जेस के दरमियान मौजूद है, उसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। अमूमन हवा इनके दरमियान होती है और हवा की सूरत में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू जो है वो 8.8110 - 12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अच्छा जी, फर्दर जनाब ये आपके पास में आगे आपको बता चुका हूं कि अगर आप कॉम के जरिए करते हैं तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महसूस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो आपको लॉ की शक्ल है ये आपको कुछ फेमिलियर महसूस होगी कि 9th क्लास में आपने इससे मिलता जुलता एक और लॉ भी पढ़ा था। अगर आप इसको रिमाइंड करें तो जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो कुछ इससे सिमिलर था। उसके अंदर भी ऐसे था कि जो दो ऑब्जेक्ट है, दो पार्टिकल्स हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और वो फोर्स उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो ये सिमिलर है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये बिल्कुल सिमिलर है जो न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। अब हम जरा उनमें एक कंपैरिजन देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है और उनमें कंपैरिजन क्या आता है। यहाँ पर ये इस कॉलम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डिस्क्रिप्शन है और इस कॉलम के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो फर्स्ट वन, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, वो की क्वांटिटी है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी वो यही कहती है, जो फोर्स है बिटवीन मासेस ये भी की क्वांटिटी है। तो मतलब ये हुआ जो कूलम फोर्स है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, वो किसी बॉडी को रिपेल नहीं करती, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। और सेकेंडली जो फोर्स है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और उनकी की क्वांटिटीज के सिमिलैरिटी है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के। देन बोथ डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर बिटवीन देम, और इसके साथ साथ जो उनका जो कांस्टेंट है वो भी सिमिलर है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो दोनों मासेस के दरमियान, और यहाँ पर जो है वो डाइलेक्ट्रिक बैरियर का कांस्टेंट है कि जिसकी वैल्यू उसके दरमियान मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो इसी तरह जो कूलम लॉ है और जो हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है आपस में सिमिलर है। अगेन जी नेक्स्ट एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है एडहेसिव टेप। जो हम टेप इस्तेमाल करते हैं और उसमें क्या होता है वो किस तरह चिपक जाती है, तो उसके पीछे भी थोड़ी सी कूलम फोर्स की जो अमल दखल है कि जब टेप किसी चीज के साथ चिपकाई जाती है तो असल में इन दोनों के दरमियान चार्जेस का चार्जेस जो है वो डेवलप होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, वो आपस में अट्रैक्ट होकर स्टिक हो जाते हैं जिसकी वजह से एडहेसिव बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा जी, यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें आप फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए चार्जेस ऑफ प्रोटॉन्स दिए गए हैं, यानी कि आप दो प्रोटॉन्स के दरमियान दो प्रोटॉन्स के दरमियान जो फोर्स है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। चार्जेस ऑफ प्रोटॉन दिया गया, उनके दरमियान डिस्टेंस भी दिया गया, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है। वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास फोर्स आ जाती है 57.6 न्यूटन, यानी 58 न्यूटन जो फोर्स है बिटवीन दोस चार्जेस ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसकी इंटेंसिटी से क्या मुराद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये वो रीजन है किसी चार्ज के अराउंड जहां पर अगर कोई टेस्ट चार्ज लेके आए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करे ड्यू टू दैट चार्ज, और इसकी जो स्ट्रेंथ होगी फील्ड की उसको हम इंटेंसिटी फॉर मसलन इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज है उसके अराउंड का वो रीजन जहां पे अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को लेके आए और वो टेस्ट चार्ज इसकी फी फोर्स को महसूस करे तो वो सारा रीजन उसके अराउंड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब यहां पर ये डिपेंड नहीं करता ये टेस्ट चार्ज इसके साथ टच करता है या नहीं करता। अब इस खसूसियत के बिना पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फील्ड फोर्स भी कहते हैं। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब किसी भी चार्ज के गिर्द वो फील्ड जहां पर कोई टेस्ट चार्ज को प्लेस किया जाए और वो उसकी स्ट्रेंथ को फील करे उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सेम एज अ ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे जमीन के अराउंड वो एरिया जहां पे हम ग्रेविटी की फोर्स को महसूस कर सकते हैं वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड वो एरिया है जहां पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फील करे उसको हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द चार्ज पर। अगर तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज स्ट्रेंथ फील होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये टुवर्ड्स द चार्ज जो है वो इसकी स्ट्रेंथ जो है महसूस होगी। और इसको हम ग्राफिकली कुछ अच्छा ग्राफिकली जाने से पहले मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास कोई चार्ज है उसकी फोर्स जो है वो एफ ई है और चार्ज क्यू नॉट है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी दैट इज इक्वल टू दिस वन, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और इसका जो यूनिट है फोर्स का यूनिट जो हमारे पास न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम होता है, तो हमारे पास टोटल जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बन जाती है न्यूटन पर कूलम, इसकी जो यूनिट है वो बनता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव के लिए ये अवे फ्रॉम द चार्ज होगा और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द चार्ज होगा। और ग्राफिकली हम इस तरह लाइंस लगा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर सकते हैं, और इन लाइंस को हम जो है ना फील्ड लाइंस कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए ये अवे फ्रॉम द चार्ज है और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज ये आपको दिखा रही है, और ये फील्ड लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बताती है। एज यू कैन सी एज क्लोज टू द चार्ज इनके दरमियान जो डिस्टेंस है लाइंस का वो कम है, विच मींस कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। और जैसे जैसे हम दूर जाए तो इन लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा है, जिसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो वैल्यू है उसकी स्ट्रेंथ है जो वो वीक हो रही है। अच्छा जी, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैप भी कह सकते हैं जो आपको थोड़ी सी इंडिकेशन देती है कि कौन सा रीजन, और ये थ्री डायमेंशनल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंसीडर करेंगे ये मेरा हाथ, ये मेरी मुट्ठी जो है अगर एक चार्ज है तो ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर तरफ कोई भी टेस्ट चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फील कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर उसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए एक एग्जांपल दी गई है, सिंपल वैल्यूज पुट करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो किसी भी चार्ज के अराउंड निकाल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है जी? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर लाने के लिए। फॉर एग्जांपल के एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है 1 वोल्ट होगा, अगर ये 1 जूल वर्क उसने किया हो किसी चार्ज को एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए, यानी कि किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से मूव करवा के दूसरे पॉइंट तक लेके आते किसी फील्ड के अंदर, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो उस पर वर्क किया गया है, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मैथमेटिकली हम उसको यूं लिखते हैं कि V से उसको इंडिकेट करते हैं, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और इसका जो यूनिट है उसको हम वोल्ट कहते हैं। और ये एक फेमस फिजिसिस्ट थे अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उनके ऑनर में इसको रखा गया था। और वैसे अगर यूनिट देखें तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल, चार्ज का होता है जी कूलम, तो ये बनता है जूल पर कूलम, और इसको हम नेम देते हैं एज अ वोल्ट। तो 1 वोल्ट को अगर हम डिफाइन करें तो 1 वोल्ट होगा कि अगर आप एक कूलम के चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप मूव करवाते हैं, उसके लिए आपको 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो आपका जो पोटेंशियल होगा दैट इज 1 वोल्ट।
तो ये था जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक पॉइंट ए है, इसके अंदर आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है। अब अगर आप इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आए हैं, तो आपने क्या किया है, आपने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन किया है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन किया है। और इस वर्क डन को या इस पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए आप इस रिलेशन को निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप इस चार्ज को यहाँ से मूव करवा के यहाँ लेके आएंगे तो ऑब्वियसली इट गेन सम एनर्जी, जो एनर्जी इसकी मोशन की वजह से होगी, और उसको निकालने के लिए वी बी माइनस वी ए फॉर्मूला वही है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, और अगर आपके पास अगर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ को है, आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं, अब आपको सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी मोशन को। इस केस में जो चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे द चार्जेस है, और आप पार्टिकल को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवा रहे हैं, तो आपका जो वर्क डन होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, विच मींस कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बी पर है वो ज्यादा होगा ए की निस्बत। क्यों? क्योंकि आप अगेंस्ट द फील्ड वर्क कर रहे हैं। बट अगर आप टुवर्ड्स द फील्ड मूव करें, जिस तरफ फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है और आप चार्ज को भी उसी डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, तो आपका वर्क डन जो वो लेस देन जीरो होगा। और यहाँ पर आपने जहां से मूव करवाया वहां पे पोटेंशियल ज्यादा, और जहां पे आप देखेंगे वहां पे पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन आपको सपोर्ट कर रही है। ओके जी, एक आगे एग्जांपल है, छोटी सी सिंपल वैल्यूज गिवन है, उसकी वजह से आप जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, एक बड़ा जबरदस्त इसकी एप्लीकेशन है, जिसमें आप प्रेसिपिटेटिंग डस्ट पार्टिकल्स जो है वो उनको सेपरेट करते हैं स्मोक से। इसको इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास इंडस्ट्रीज है वो इस तरीकाकार को अपनाती है। वो क्या करती हैं कि ये फर्ज करें इनकी चिमनीज है, तो इसके ऊपर वो एक इलेक्ट्रिक ग्रिड यानी कि एक मैश लगा के उसको पॉजिटिव चार्ज दे देती हैं। तो जब ये डस्ट पार्टिकल स्मोक के साथ इसमें से गुजरते हैं तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर ऊपर जो वो नेगेटिव प्लेट्स लगा देते हैं दोनों साइड्स पर। तो जब ये पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होकर इसके दरमियान में से गुजरते हैं तो इन नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट होकर इनके साथ चिपक जाते हैं। तो जो ये हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल्स हैं, वो चिमनी के अंदर ही चिपक जाते हैं, और जो हार्मलेस स्मोक है वो हवा के अंदर रिलीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो वो प्रोटेक्टेड रहता है। इसके अलावा जो एक स्प्रे पेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंट है, गाड़ियों को पेंट इससे किया जाता है। उसमें किया यह जाता है कि जो गाड़ी की बॉडी है, जिसको भी आप पेंट करना चाह रहे हैं, आप उसको नेगेटिव चार्ज के साथ अटैच कर देते हैं, और जो स्प्रे के पार्टिकल्स आपकी गन में से निकल रहे हैं आप उसको पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह जो बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज है, स्प्रे पेंट जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से चिपक जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से चार्ज जो है वो ज्यादा देर के लिए रहता है। उसके बाद डेंजर्स है कुछ जी स्टैटिक चार्ज के अलॉन्ग, उनमें सबसे बड़ा जो डेंजर है, जो थंडर क्लाउड्स में से जो थंडरस्टॉर्म के दौरान बिजली गिरती है जमीन के ऊपर, उसकी वजह भी इलेक्ट्रोस्टैटिक उसमें होता है कि जो थंडर क्लाउड है उसके बॉटम पर नेगेटिव चार्ज है वो सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि जमीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज करीब 3 अपने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, और जब ये चार्ज इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है कि इनके दरमियान जो हवा है वो टेम्परेरीली बर्स्ट हो जाती है, वो फेल हो जाती है, और ये नेगेटिव चार्ज फ्लो कर देता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और हमें एक आर्क नजर आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। काफी डेंजरस होता है, तो अमूमन थंडरस्टॉर्म के दौरान अवॉइड किया जाता है कि आप किसी बड़े दरख्त के नीचे या पोल के करीब ना खड़े हो, क्योंकि इस तरह की चीजें ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को जमीन की तरफ मूव करवाती हैं। तो हाउस की सेफ्टी के लिए अमूमन जो लाइटनिंग कंडक्टर एक पोल ऊपर लगाया जाता है, जो उस लाइट को हाउस पर गिरने की बजाय उस पोल की वजह से उसको आसान रास्ता मिलता है और वो जमीन में डिफ्यूज हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। इसके जो रिमेनिंग पार्ट है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। होपफुली सेशन आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।